अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 14। आज के इस लेक्चर में हम कुछ डिफरेंस समझेंगे, जैसे कि एटम एंड आयन का डिफरेंस, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस, आयन एंड फ्री रेडिकल का डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहले आता है एटम एंड आयन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम कहलाता है। यानी कि ये जो एटम्स हैं वो सेम टाइप के आपस में जुड़ेंगे तो वो एलिमेंट बनाते हैं, और जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम कहलाता है। उसके बाद आ रहा है आयन। आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो आयन कहलाता है। अब सवाल आता है कि आयोनिक कंपाउंड क्या है। आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बनता है। यानी कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम तक आएगा तो वो आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस है, एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना भी करता है। वो कैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और वो कैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर सकता है, इस चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी है, जैसे कि एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं और डिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जो ग्रुप 8 वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सारे के सारे क्या है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ये किसी और एटम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये क्यों किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, इस वजह से किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट शेल होता है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट होती है, सेटिस्फाई होती है। इस वजह से ये क्या है कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम इंसानों में भी ऐसे होता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो हम क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ एटम्स भी ऐसे होते हैं कि जो दूसरे एटम्स पे डिपेंड करते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकते, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोडियम, वो क्लोरीन पे डिपेंड करता है और क्लोरीन सोडियम पे डिपेंड करता है। और उसके बाद है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये सोडियम कैसे क्लोरीन पे डिपेंड करता है, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और जो एम शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये सारी चीजें मैंने डिटेल से इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी ग्राफ बना के। ठीक है, अब क्या है कि जो इसका एम शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद क्या है कि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो एम शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम के पास मौजूद है। सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब क्या होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई नहीं दे सकता, क्लोरीन इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, तो सोडियम क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा और उस नतीजे में वो क्लोरीन से जुड़ जाएगा और वो NaCl बनाएगा। एक अनदर एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोजन है H2। अब क्या होगा कि एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन पे डिपेंड है। वो कैसे, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो आखिरी शेल है वो के शेल ही है और इसके जो आखिरी शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हालांकि के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इस शेल को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इसके और जो दूसरी हाइड्रोजन है इसके पास भी एक ही शेल है और उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इस वजह से इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ये H2 बनाएंगे।
ठीक है, तो ये क्या हो गया कि H2 फॉर्म में ये एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में होगा तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के खुद को सेटिस्फाई करेगा, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो इस पैरा का क्या मतलब था कि एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस है, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना भी कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करते हैं? वो है सोडियम क्लोराइड, H2 और O2। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद क्या है कि आयन कैन नॉट exist independently and surrounded by the oppositely charged ion। जो आयन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कभी भी एग्जिस्ट ना कर सकते हैं, और इसके चौधारी क्या होता है कि अपोजिट चार्जेस मौजूद होती है। बेसिकली जो आयन्स होते हैं वो जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, या एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन या 2-3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस नतीजे में आयन्स बनते हैं। और जो आयन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं और उसमें अपोजिट चार्जेस मौजूद है। वो चार्जेस वाली पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो टोटली तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होती है। उसके बाद है आयन इज अ नेगेटिव और द पॉजिटिव चार्ज। जो आयन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस वाली आयन भी होती है और नेगेटिव चार्जेस वाली भी आयन मौजूद होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स का मतलब क्या है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाता है। जब एटम पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो उसे केटाइन कहा जाता है, और जब एटम नेगेटिव आयन्स बनाते हैं तो उसे एनाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे जाके ये एटम और आयन का हिस्सा मुकम्मल हुआ। Now we are going towards the second difference, that is the molecule and molecular ion। अब क्या है कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस है? Molecule is the smallest particle in a chemical element or compound that is the chemical property of that has the element or the compound। जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली वो किसी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और उससे एलिमेंट और कंपाउंड के जैसी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। मॉलिक्यूलर आयन क्या है? मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड बाय द गेन एंड द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है कि जब कोई मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है या गेन करता है तो उस नतीजे में जो आयन्स बनते हैं उसे मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। टेक एन एग्जांपल, जैसे कि CH4+, ये क्या है? मीथेनियम आयन है, यानी कि ये जो मीथेन है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन लॉस किया है। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई। उसके बाद है सल्फेट आयन SO4 2-, यानी कि ये जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इस नतीजे में इसने सल्फेट आयन बनाया है, और ये एग्जांपल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अब इसकी सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होती है। जैसे कि H2O, ये हमेशा हमने न्यूट्रल फॉर्म में देखा है, कभी भी इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसी कोई भी चीज़ जाहिर नहीं है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन हैव द पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज, और इसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलर आयन होता है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होती है। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव चार्ज कब होगी और नेगेटिव चार्ज कब होगी? जब कोई मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगी, और जब कोई मॉलिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। नंबर थर्ड, मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबल यूनिट होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पेशी, और जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो रिएक्टिव स्पेशी होती है। इसका मतलब क्या है रिएक्टिव स्पेशी? और जो मॉलिक्यूलर आयन है वो रिएक्टिव स्पेशी क्यों कहलाते हैं? ये इस वजह से रिएक्टिव स्पेशी कहलाते हैं क्योंकि ये नेचर में अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि
कंप्लीट तरीके से नहीं होते हैं, यानी कि इनका जो आउटर शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से ये रिएक्टिव स्पेशीज कहलाते हैं। नंबर 4, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। टेक एन एग्जांपल, जैसे कि H2O वाटर, उसमें क्या है कि एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के एटम है, इनने मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूलर आयन होता है वो कैसे बनता है, जब मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है। अब सवाल ये है कि आयोनाइजेशन क्या है, व्हाट इज आयोनाइजेशन? Ionization means the process of the gaining or the losing of an electron to form an ion। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं और गेन करते हैं और उस नतीजे में वो आयन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहा जाता है। अब इसके बाद लास्ट डिफरेंस है जो कि आयन और फ्री रेडिकल का है। आयंस आर द एटम्स व्हिच हैव द पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज। जो आयंस होते हैं वो भी एटम होते हैं, या तो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होती है। फ्री रेडिकल आर द एटम विद द ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो भी एटम्स होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स ओड नंबर में होते हैं। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हर एक एग्जाम्पल को बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था फ्री रेडिकल का, और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है और मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब इसकी सेकंड पॉइंट है, आयंस एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल एंड द सॉल्यूशन। और जो आयंस होते हैं वो क्रिस्टल और सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कि आयन बनाने वाला जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमें क्रिस्टल और सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है। वो कैसे? जैसे कि जब हम साल्ट को पानी में डालते हैं तो वो घुलने पे Na+ और Cl- देता है, यानी कि ये क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होता है। फ्री रेडिकल एग्जिस्ट इन द एयर एंड द सॉल्यूशन। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एयर और सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसकी लास्ट पॉइंट, आयन आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो आयंस होते हैं वो लाइट की मौजूदगी में अफेक्टेड नहीं होते हैं, यानी कि लाइट का होना या ना होना इन पे कोई फर्क नहीं दिलवाता है। फ्री रेडिकल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो लाइट की मौजूदगी में अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जाके आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। एज यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।